आर्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं समासांत अच प्रत्ययों को। समासांत अच प्रत्यय संबंधित दो सूत्रों को लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उद्धृत किया, जिसमें से पहला सूत्र है तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः और द्वितीय सूत्र है अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः। इन दो सूत्रों के द्वारा समासांत अच प्रत्यय का विधान किया गया है। यह समासांत अच प्रत्यय और समास में भी होता है, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो इसे तत्पुरुष समास के संदर्भ में। आइए जानते हैं इसके कुछ भौतिक नियमों को और इसके फायदे के अच प्रत्यय करने से क्या हो जाता है। अभी तक आप ये समझते होंगे इससे पूर्व कि जो प्रत्ययों का जो लगना है वो सुबंत प्रत्यय होते हैं और क्या कृदंत वाले प्रत्यय होते हैं, लेकिन इधर भी समास में भी प्रत्यय पढ़े गए हैं। ये तद्धिता के अधिकार में पड़े होने से ये प्रत्यय तद्धित संज्ञक होते हैं। किंतु जब दो शब्दों में समास हो जाता है, समास होने के बाद प्रत्यय लगता है। एक बात सदैव आपको स्मरण रहे समासांत प्रत्ययों के विषय में, जरूरी नहीं कि जिन दो पदों में जहां समास किया वहां हर जगह समासांत प्रत्यय लगाओ ही लगाओ। वहां पर कुछ विशेष नियम समासांत प्रत्ययों के हैं तो समासांत प्रत्यय होगा। समासांत प्रत्ययों के इन सूत्रों के दायरे में वो नहीं आता तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। अव्ययीभाव समास को हमने जो पढ़ाया वहां पर समासांत प्रत्यय की स्थिति को हमने आपको क्लियर किया था। अब आप तत्पुरुष समास के विषय में समासांतों को पढ़ रहे हैं। आगे समासांत प्रत्यय आप बहुब्रीहि से भी पढ़ेंगे। और पुनः स्मरण रहे, समासांत प्रत्यय का विधान लगभग आपके सभी समासों में है, लेकिन जहां नियम कह रहा है, सूत्र कह रहा है, वहां समासांत करिए। जहां विकल्प कह रहा है वहां विकल्प से करिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रहे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ इस प्रत्यय को भी समझिए। जो यहाँ अच प्रत्यय हो रहा है उसका सूत्र है तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्याव्ययादेः। सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, संख्याव्ययादेः अंगुल्यन्तस्य। तत्पुरुषस्य को जोड़ लेना, क्योंकि तत्पुरुष का ये प्रसंग चल रहा है, इस कारण से संख्या अव्ययादेः अंगुल्यन्तस्य, अर्थात इस समास में या तो संख्या पूर्व में होनी चाहिए या फिर दूसरे नंबर पर या कोई अव्यय पद हो और यह समास अंगुल्यंत होना चाहिए, अर्थात अंगुली शब्द बाद में हो। तो ऐसी कंडीशन होने पर हम एक अच प्रत्यय जोड़ सकते हैं। अब आइए उदाहरणों को समझते हैं। यहाँ जो उदाहरण दिया है, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वयंगुलम, यह प्रमाण थी, यह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, यहाँ जो उदाहरण दिए वरदराजाचार्य जी ने, इसमें बहुत जगह पर प्रक्रिया तद्धित प्रकरण की भी है, तो वो नियम भी आपको यहाँ पर स्मरण कराने हेतु हमने लिख दिए हैं। और बहुत सारी प्रक्रिया पीछे निकल चुकी है, वो है कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिनका लघु सिद्धांत कौमुदी में चर्चा नहीं है, लेकिन हमने इंगित उन्हें भी कर दिया है। सिद्धांत कौमुदी आदि की सहायता से उन्हें यहाँ पर समझ लेना चाहिए आप उनके व्याख्याओं को। तो चलिए, तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, देखिए विग्रह कर रहे हैं। दरअसल ये जो विग्रह है ये प्रमाणम अस्य बाद में देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है तद्धित का विग्रह है,
आप प्रमाणम अर्थ में तद्धितीय प्रत्ययों का विधान आगे पढ़े। प्रकृत संदर्भ में जब आप द्वे अंगुली प्रमाणमस्य ऐसा विग्रह करते हैं तो तद्धित प्रत्यय करने से पूर्व आपको इसे सुबंत बनाना है, अर्थात पहले सुबुत्पत्ति कर दिएगा, क्योंकि सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होती है। ऐसा तद्धित में हम आपको सिद्धांत को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो द्वि औ और अंगुली औ ऐसा कर लीजिए, क्योंकि द्वे जो शब्द है वो द्वि शब्द का है और अंगुली शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये द्वे भी द्विवचन का है और अंगुली वैसे ह्रस्वीकारांत शब्द है लेकिन ये द्विवचन का है। तो इसलिए आप इसका अलौकिक विग्रह देख रहे हैं तो वहां पर द्वि औ और अंगुली औ, यह इसका अलौकिक विग्रह रहेगा। अब प्रमाणम अस्य इस अर्थ में जो तद्धितीय प्रत्यय का विधान किया जाता है वो यहाँ लिख दिया गया है। ये सूत्र प्रमाणे द्वेषज दघ्नय मात्र चह, ये शायद चकार छूट गया है। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर प्रमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय का विधान आगे वहां किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व यहाँ होती है समास की प्रक्रिया। था ये समास समझिए, और फिर यहाँ होता है ये समासांत प्रत्यय। तो जब स्थिति हो गई द्वियौ अंगुलीयौ, ऐसी स्थिति होने पर समास करिएगा। यहाँ पर तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे, जैसे सूत्र आप पढ़ाए है तद्धित प्रकरण में ही, वो इस तत्पुरुष प्रकरण में ही। तो ये तद्धितार्थ में आपने वहां पर एक अर्थ पढ़ा था, तद्धितार्थ विषय, तद्धितार्थ के विषय होने पर ये समास का विधान किया जा रहा है। तो तद्धितार्थ विषय होने पर समास विधान हुआ उस सूत्र के द्वारा। और ये संख्या पूर्व होने से, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र में जो त्रिविध समास है यदि वो संख्या पूर्व होता है तो उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। तो ये द्विगु संज्ञक है। ठीक है, आपने इसकी समास संज्ञा की और सपो धातु प्रातिपदिकों से ये जो विभक्तियां हैं दोनों, इन विभक्तियों का लुक कर लीजिएगा। द्वि अंगुली ऐसा बनेगा कि कोई न चीज से यण करके द्वयंगुली बना लीजिएगा। अब यहीं पर संख्या अव्यादे रंगुल्यंतस्य तत्पुरुषस्य को प्रवृत्त कराइए। अब ये यहाँ पर संख्या पूर्व में है, ऐसा अंगुल्यंत शब्द है तो अंगुली। इस तत्पुरुष में, इस तत्पुरुष के समासांत प्रत्यय हो जाएगा। समासांत प्रत्यय कर दिया तो द्वि अंगुली और अच। अच के विषय में बात जानिएगा, अच के चकार की इत संज्ञा हो जाती है भैया, और तस्लोप से इसका लोप होकर के अमात्र बचता है। तो द्वि अंगुली अ ऐसी स्थिति होगी। अब ये अप्रत्यय आपका आजादी है, तद्धिता के अधिकार में पढ़ा गया है, मतलब और उसके में ये चीभम उभा संज्ञा हो जाएगी। है सु से लेकर के कब प्रत्यावधिक प्रत्यय है तो वो आजादी है, तो उसके परे रहते पूर्व जो प्रकृति है या भा संज्ञा हो जाएगी। तो द्विअंगुली भा संज्ञक है, भा संज्ञा हो गई तो अब क्या किया जाए? तो सूत्र है यस्येति च। यस्येति च सूत्र के द्वारा ये जो इकार दिख रहा है ना द्वयंगुली में, इस इकार का लोप हो जाएगा तो द्वयंगुल ऐसा बन जाएगा, द्वयंगुल अ। अब यहाँ पर जो प्रमाणम अस्य इस अर्थ में जो मात्रच प्रत्यय हुआ था, मतलब हुआ, हमने वो किया नहीं इस कारण से क्योंकि हम वहां पर एक वचन है वार्तिक है, प्रमाणे लो द्वयोर नित्यम। इस वार्तिक के द्वारा प्रमाण अर्थ में जो मात्रच प्रत्यय है उसका लुक होकर के स्थिति यही बनी रहेगी। जब प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो द्वयंगुल और अच प्रत्यय का आ है, द्वयंगुल बन गया। और यहाँ पर विशेष्य के अनुसार लिंग होता है। विशेष्य पद है यहाँ पर दारू। दारू शब्द का अर्थ होता है मित्रों लकड़ी। तो द्वयंगुलम दारू, दारू शब्द नपुंसक लिंग है तो द्वयंगुलम को भी हम नपुंसक लिंग में बनाए। यहाँ की ये प्रक्रिया है मित्रों। ठीक है, देखा थोड़ा प्रक्रिया में था यहाँ पर कुछ बातें। तो एक आपने ये उदाहरण पढ़ दिया कि जब संख्या पूर्व में हो तब का उदाहरण है द्वयंगुलम। ठीक है, अव्यय पूर्व का उदाहरण देखिए निरंगुलम, क्योंकि
संख्या अव्यय आदि ये सूत्र में पठित थे। उदाहरण भी देख लीजिए इसका, निर्गतो अंगुल्यो है, कुछ गड़बड़ हो गया, अंगुल्यो नहीं अंगुलिभ्यो, बकार छूट गया यहाँ पर, चलो भैया ऐसे जोड़ेंगे। तो निर्गतम अंगुलिभ्यो अर्थात जो अंगुली से निकल गया उसे हम कहेंगे क्या, निरंगुलम। क्या निकल गया, तो अंगुलीयकम अर्थात जो आप अंगूठी कहते हैं जिसे, संस्कृत में उसका नाम है अंगुलीयकम। शाकुंतलम वाली कथा स्मरण हो आई होगी आपको। तो निर्गतम अंगुलिभ्यो इस अर्थ में निरादय क्रांतादि नित्य समास है। मैं आपको अभी पढ़ाया था इसको, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम। यहाँ फिर भी जो है यहाँ पर विग्रह कर लिया गया है। तो निर अंगुलीभ्यस ऐसी स्थिति हो गई, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोक होने के बाद निर अंगुली ये बना। इसके बाद आपने अच प्रत्यय किया क्योंकि ये अव्यय पूर्व में है। निर क्या है आपका, ये अव्यय है। तो संख्या अव्ययादेर अंगुल्यंत से, और अंगुल्यंत है ये ऐसा अव्ययांत तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है यहाँ पर क्योंकि निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या द्वारा समास है। तो इससे तत्पुरुष समास भी है जिसके कारण यहाँ अच प्रत्यय हो जाता है। अच प्रत्यय होने पर निरंगुली अ ऐसी स्थिति रहेगी। और इस इकार को आप हमेशा यची भम से वह संज्ञा करके निरंगुली की अच प्रत्यय के परे रहते और यस्येति च सूत्र द्वारा इस कार का लोप करते रहे। तो निरंगुल अ ऐसी स्थिति होगी। और यहाँ पर भी स्थिति ये है कि ये भी विशेष्यानुगुण इसमें लिंग होता है क्योंकि समास के बाद हम लिंग निर्धारण करते हैं उस पद का। तो ये निरंगुलम बन जाएगा यह प्रयोग। निरंगुलम कहेंगे अंगुली या कम को, अर्थात ऐसा कि जो अंगुली निर्गता अंगुली हो, जो अंगुली से निकल गया है ऐसा अंगूठी, वो निरंगुलम है। तो ऐसे ये प्रयोग इस सूत्र के द्वारा बनेंगे। अन्य उदाहरण भी है इसके भैमी व्याख्या में, कुछ और उदाहरणों को आप देख सकते हो। मूल कारण यहाँ 2 उदाहरण प्रस्तुत किए। समझदार को सहारा ही काफी है ये मानते हुए, और उदाहरणों को आप अपने यथाशास्त्र जान लेंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यह जो नियम आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास होने पर ही लागू होगा। यदि कोई निरंगुलम वगैरह में यदि बहुब्रीहि समास करना चाहेगा तब वहां पर आप अच प्रत्यय नहीं ही कर पाएंगे। इस बात को करेक्ट जाने रहे, ठीक है। और समास वैवक्षिक होता है, कैसे इसमें हो सकता है वो समास भी हम आपको कुछ समास हम कहे धैर्य धारण करे रहिएगा, बहुब्री द्वंद पर्यंत पढ़ा लें, फिर आपको वो टेक्निक सिखाएंगे कि आप समास पकड़ कैसे पाएंगे, समास की सही पकड़। कि आप अपने काव्यों में, पुराणों में, जहां जहां जैसी भी संस्कृत पढ़ते हो, अपने शिष्ट पुरुषों की, व्यास भास कालिदास, उन सब में समास पकड़ कैसे पाओगे, इस पकड़ को हम आपको अंत में जरूर बताएंगे। लेकिन पहले नियमों को सबको समझ लीजिए, तब उस विद्या को आप समझेंगे। आइए दूसरा समासांत प्रत्यय अर्थात अच प्रत्यय विधायक सूत्र पढ़ते हैं। वह सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। इस सूत्र के द्वारा भी समासांत अच प्रत्यय का विधान किया जाता है। सूत्र के अर्थ में स्पष्ट किया गया है कि एभ्यो, एभ्य का मतलब क्या है। एभ्य का मतलब है कि सूत्रस्थ पढ़ेगा ये सब के सब। अह शब्द, सर्व शब्द है, और एक देश जहां अर्थात एक देशी समास संख्यात पूर्व में हो, पुण्य शब्द पूर्व में हो, और रात्रे है, और किंतु रात्रि शब्द के साथ उनका समास हुआ हो, मतलब रात्रि अंत होना चाहिए। कहने का मतलब ये समझ लीजिए आप ये कि रात्रि शब्दांत होना चाहिए, लेकिन पूर्व में पढ़ा गया हो वहां पर अह
सर्व, और एक से यहां पर एक देशी समास लेना है, ये ध्यान रहे। संख्यात से यहां पर संख्यात शब्द पूर्व लेना है, कोई संख्या की कल्पना मत कर लीजिएगा। और यहां पर पुण्य शब्द पूर्व में हो और रात्रि अंत में हो, तो ये समासांत अच प्रत्यय फिर इधर जुड़ जाता है उनसे, है ना। 1 2, और एक देशी समास तो कई हो सकते हैं, 3 4 5, पुण्य शब्द तक ये 5 चीजें हैं, ये पूर्व में होनी चाहिए। तो ये विधान किया जाता है अच प्रत्यय का। अच्छा, अब ये जो अच प्रत्यय है, इनमें थोड़ा सा आप देखिए, इसमें जो अह शब्द है, अह शब्द से जो अच प्रत्यय किया गया है, उसके लिए एक पंक्ति मूलकार लिख रहे हैं कि अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। सूत्र में अह ग्रहण सिर्फ द्वंद्व के लिए किया गया है, अर्थात अह शब्द पूर्व में और रात्रि शब्द अंत में होगा, तो ऐसे द्वंद्व में ही होगा, ये घटना घटित द्वंद्व में ही होगी। ठीक है। और बाकी जो ग्रहण किए गए सर्वैक देश संख्यात पुण्यात, वो सभी यहाँ तत्पुरुष के लिए किए गए। तो आप शॉर्टकट ये भी समझ लीजिएगा कि समासांत अच प्रत्यय में जो द्वितीय सूत्र है, जिसमें ये अह शब्द पूर्व रात्र्यंत का जो समास है, वो तो द्वंद्व के लिए है, द्वंद्व समास के लिए, लेकिन उदाहरण भी प्रस्तुत कर देंगे, उसकी चिंता ना करिए। ठीक है। और बाकी बाकी तो इन्होंने सर्व से लेकर के एक देश संख्या पुण्य रात्रि है, ये सभी तत्पुरुष के लिए रखे हैं। तो दो टाइप की बातें हैं इस सूत्र में। हम उदाहरण लेकिन क्रमशः पढ़ लेते हैं। आइए, अब हम जब ये द्वंद्व के लिए है, तो आइए द्वंद्व का विग्रह कर लेते हैं। और मूलकार ने इधर रात्रा नहा पुंसी के नीचे सबके सब इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इस तरीके से बनाए हैं, इन्हें देख लीजिएगा। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रा, ऐसा विग्रह किया है ना मूलकार ने। यस, विग्रह ऐसे भी किया जा सकता है, जिससे और स्पष्ट हो जाता है। अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः। जब मैं आपको द्वंद्व समास पढ़ाऊंगा, द्वंद्व समास करने के विग्रह भी आपको बताऊंगा। द्वंद्व के जो 4 प्रकार हैं, उसमें से दो ही प्रकार के उसके दो ही प्रकार में सिर्फ द्वंद्व समास होता है, दो में नहीं होता है। इस बात को मैं जब आपको 4 थे द्वंद्व द्वंद्व समास में पढ़ाऊंगा, इस बात को हम बताऊंगा। अभी यहाँ थोड़ा सा प्रसंग है, अतः उसे हम साधारण रूप से बता। अश्च रात्रिश्च नयो समाहार, ऐसा विग्रह करिएगा कि द्वंद्व समास के विग्रह ऐसे होते हैं, समाहार द्वंद्व वाले। और ये याद रखिए, अहश्च अहन शब्द है, तो अहनसु रात्रिषु, ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। आप भली भांति जान चुके हैं कि अलौकिक विग्रह में ही समास विधायक सूत्र प्रवृत्त होते हैं। समास विधायक सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होगा चार्थे द्वंद्व। समास हुआ चार्थे द्वंद्व से, अर्थात अहंसु रात्रिषु, यह समास संज्ञक हुआ, ये समूह दो पदों का। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोक। द्वंद्व में कौन पूर्व में प्रयोग किया जाता है, इसका बड़ा झगड़ा है। अहंसु रात्रिषु में जो आपके ग्रंथकार हैं, यहाँ पर एक भैमी व्याख्याकार, वो यहाँ लिख गए हैं कि यहाँ पर अल्पाच तरम द्वारा अहन का पूर्व में प्रयोग कर लेना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अहन में भी अकार और हकारोत्तरवर्ती अकार दो ही अच्छे हैं, रात्रि में भी दो ही अच्छे हैं, तो अल्पाच तरम यह नियम कैसे यहाँ पर लग सकता है। ठीक है। तो हमें लगता है कि और कोई उन्हें जो नियम है द्वंद्व के विषय में, हम आपको द्वंद्व समास आने पर, यहाँ कौमुदी में तो पूर्व निपात के बहुत ज्यादा नियम द्वंद्व विषय में बताए नहीं गए, है ना। तो और नियम है कोई, उसके द्वारा ये होगा, द्वंद्व समास के प्रकरण में देख लेना चाहिए। उससे यहाँ पर अहन शब्द का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। तो स्थिति हो जाएगी, विभक्ति का तो लोग तो बता ही दिया है। अहन रात्रि अच, और रात्रि के इकार को, रात्रि के इकार का ह्रस्व इकार का आप
वही अचीव हम और से भा संज्ञा बताई थी आपको, और यस्य च से लोप बताया जा चुका है, इसी कार का लोप कर दीजिएगा। अच्छा, एक रात्रि शब्द दीर्घ इकारांत भी है, ध्यान रखना मित्रों। इसकी टीकाकारों ने कहीं चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो दीर्घ इकारांत भी यदि रात्रि शब्द कोई समझे तब भी रूप यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इकार का है ह्रस्व या दीर्घ उसका स्थिति जब से लोप कर ही देगा। तो अहन रात्र अच ऐसी स्थिति बनी। अब एक वार्तिक है, ये वार्तिक लक्ष्मणी में उद्धृत नहीं है, फिर भी जान लेना चाहिए। वार्तिक ये कहता है रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्य। तो अहन शब्द के नकार को ये ऋत्व करता है, लेकिन परे क्या होना चाहिए, रूप या रात्रि या रथंतर शब्द परे रहे तब ये नियम लगता है। तो अहन शब्द का नकार है, इस नकार को ये रू कर देगा, रात्रि ये इधर परे है, ये है, तो कर देगा ये काम। तो आहर और रात्र ऐसी स्थिति होगी। अभी ध्यान दिए, ना को इसने रू किया, और रू का बचेगा रा, तो स्थिति हो जाएगी हमारी अहर रात्र और इस रेफ को, क्योंकि रू का है तो हसी च से इसको उत्त करिए, और उसके बाद उकार को आधगुणा से गुण करके अहोरात्र जब आप बना लेंगे, तो रात्रि शब्द तो इकारांत है, स्त्रीलिंग है। द्वंद्व समास का नियम ये कहता है लिंग निर्धारण के लिए कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। द्वंद्व और तत्पुरुष में परपद के समान लिंग होता है, तो ये तो द्वंद्व है। तो रात्रि शब्द के अनुसार लिंग होता तो ये स्त्रीलिंग होता, लेकिन सूत्रकार ने यहाँ पर लिंग विधान के लिए एक नियम पढ़ा है, रात्रान्नः पुंसी। ये सूत्र एक कहता है एतदंतौ। एतदंतौ का मतलब ये है कि रात्रि शब्द अंत में हो, एंड सेकंड है अहन शब्द अंत में हो, है अहन नहीं, ये अहन है। हाँ भैया, ये वाला नहीं। सेकंड है अहन शब्द अंत में हो, ये वाला जो पूर्वाहना वगैरह में आप पढ़ते। और तीसरा भैया यही है अह। आप जैसे क्या कह रहे हो, अह, अह का मतलब यही अहन शब्द, अहन ऐसा। ये तीन शब्द यदि पूर्व में है, नहीं, क्या कहता है, एतदंत अंत में है, अंत में कहता है, ठीक है। तो द्वंद्व तत्पुरुष, द्वंद्व और तत्पुरुष में पुंस ये वही पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, तो पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो यहां तो रात्रि शब्द अंत में है, अतः ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा। तो क्या बन जाएगा, अहोरात्र। कहा गया है अहोरात्र शिवे श्याताम, पुण्यवाचन में वाक्य आता है। तो अहोरात्र ऐसे इसके उदाहरण रहेंगे, आपने यहाँ देखे। और अहन शब्द है तो पूर्वाह्न पराह्न ये पुल्लिंग प्रयोग होते हैं, और अहन अंत में है तो उसके उदाहरण भी इसमें आगे दिए जाएंगे। तो इसलिए इस सूत्र को यहाँ पर उद्धृत किया है, ये लिंग निर्धारण के लिए। तो ठीक है, अहोरात्र बन गए। पर एक बात ध्यान रखिए, भीमभेमी व्याख्याकार यहाँ लिखते हैं कि अहोरात्र यहाँ तो ठीक है, लेकिन एक वैदिक प्रयोग है, ऋतम च सत्यम चाबी दात तप शुद्ध जात तो रात्र जात समुद्र, है ना। अहोरात्राणी विदधत, तो ये अहोरात्राणी कैसे बन जाएगा। तो ऐसे स्थल के लिए भैमी व्याख्या का अवलोकन कर लेना कि अहोरात्राणी बनेगा कैसे, जबकि रात्रंत तो पुल्लिंग विधान कर दिए हैं पाणिनि जी। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ चीज हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप भी ढूंढ ढांड करके उन्हें ठीक करें। उसके बाद अग्रिम उदाहरण दिया है सूत्र में, देखिए अह है तो यहाँ तो द्वंद्व करना था, उसके बाद सर्व शब्द आया, उसका उदाहरण प्रस्तुत किए हैं मूलकार सर्वरात्र। सर्वरात्र को हम कहीं लिखे नहीं है भैया, शायद छोटा गया है।
तो बस विग्रह आप यही कर लीजिएगा सर्वरात्रा की, कि सर्वाचासौ रात्रिचा, है ना, रात्रिश्चा, ये आप विग्रह कर लीजिएगा। और ऐसी विग्रह होने पर आप यहाँ पर विशेषणम विशेषणम बहुलम से समास कर लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने शायद इसलिए नहीं लिखा, ये शायद संख्यात रात्रि की तरह ही है यहाँ पर। या फिर पूर्वकालिक का सर्वजरत प्राणव केवला इस सूत्र द्वारा समास करके बनेगा तो ये सर्वा रात्रि, लेकिन सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबत भाव, इस नियम के द्वारा सर्वा को पुंबत भाव करके सर्वरात्रि बनेगा। और इस सर्वरात्रि के और यहाँ फिर इससे आप अच प्रत्यय कर देंगे। इकार का यस्यति जैसे लोप हो जाता है, प्रक्रिया हम आपको बता ही दिए हैं। उस और अच का आकार जोड़ देना, रूप बनेगा सर्वरात्र। सर्वरात्र को किसमें प्रयोग करें, तो रात्रा पुंसी कहेगा, पुल्लिंग में करिए तो बस सर्वरात्रा बना दीजिएगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद मूल में एक देश समास के विषय में कुछ कहा नहीं है कि एक देश शब्द का क्या है, तो उसका उदाहरण हमने यहाँ लिख दिया है, ये पूर्व रात्रा। तो पूर्व रात्रा को तो यहाँ लिख भी दिया है कि पूर्वम रात्रे है। यहाँ पर पूर्व परावर धरोत्र में एक देश नैकाधिकरण सूत्र द्वारा पूर्व सुरात्रि, यहाँ पर एक देशी समास है, तो बन जाएगा आपका, ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा। ये सूत्र समास प्राप्त संज्ञा व्यक्ति लोग वगैरह वो सब कहानी जानते हो, तो पूर्व रात्रा बना। संख्यात का उदाहरण दे ही दिया मूलकार ने, संख्यात रात्र, है ना। तो इसको ऐसे करना, संख्याता चासौ रात्रिश्च, ये विग्रह करना। तो संख्याता चासौ रात्रिश्च का अर्थ होता है गिनी हुई रातें। तो ऐसा होने पर संख्याता सु रात्रिषु, और वही जो सूत्र भी आपने लगाए थे, मैंने अभी सर्वरात्रा में भी बताए, ये दोनों, ये जो है पूर्वकालिक सर्वजत प्राण नव केवला, ये सूत्र है ना। इस सूत्र के द्वारा या फिर यहाँ पर आप लगा लीजिएगा भाई विशेषणम विशेषण बहुलम, ये भी लगा सकते हैं, समास करने के लिए दोनों सूत्र कर सकते हैं। तो संख्याता सु रात्रिषु ऐसी स्थिति होगी। और एक पुंबत भाव का नियम है, पुंबत कर्मधारय जातीय देशी येषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर होता है पुंबत भाव। पुंबत भाव का मतलब है जो संख्याता या आकारांत शब्द है, ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग हो जाएगा, तो संख्यात ऐसा प्रयोग हो जाएगा। अतः बनेगा यहाँ पर संख्यात रात्र, ये जो है प्रयोग बनेगा, इसका मतलब होगा गिनी हुई रात। संख्यात का उदाहरण सूत्र का पूरा हो गया। उसके बाद आया पुण्य शब्द। पुण्य का उदाहरण है पुण्य रात्रा। ठीक है, पुण्य रात्रा को भी हमने नहीं लिखा है, क्योंकि प्रक्रिया वही है, विशेषणम विशेषणम और हमसे समास कर दीजिएगा, विग्रह वही रखिएगा, पुण्या चासौ रात्रिश्च, और पुण्या के आकार को वही पुंबत कर्मधारय जाति देशी येषु के द्वारा पुंबत भाव कर लीजिएगा, तो पुण्या का पुण्य बन जाएगा पुंबत भाव होकर के। और समासांत प्रत्यय यहाँ पर भी है, वैकार का लोप, वो प्रक्रिया सेम है, आप उसे समझ जाएंगे तत्काल ही। तो पुण्य रात्र यह प्रयोग बनेगा। सूत्रस्थ जो उदाहरण थे वो यहाँ तक पूरे हो गए, लेकिन तभी ध्यान आया इन्हें एक और नियम। और यह जो अग्रिम वाक्य लिखा है, यह वाक्य बहुत सारी पुस्तकों में, यहाँ तक कहें गोविंदाचार्य जी की पुस्तक में भी इसे वार्तिक के रूप में उद्धृत किया है। भैमी व्याख्याकार ने तो स्पष्ट ही कह दिया है वार्तिक नहीं, शायद गोविंदाचार्य जी ने भैमी व्याख्याकार को इस स्थल पर देखा नहीं। तो ये संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, यह वार्तिक नहीं है, इस बात को भैमी व्याख्याकार ने तो कहा ही है। और उनसे भी पूर्व का है हम, तो एक और है जिनकी हम आपको वो दिखाते हैं, सुधा टीका।
सदाशिव जोशी जी ने भी ये बात वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से कही है। वो भी स्थल आपको देख लेना चाहिए, सुधा व्याख्या हो सकेगा मैं आपको शायद अंत में दिखाऊं भी। तो अब जैसे अब ये रात्रि शब्द अंत वाले जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ये सूत्रकार ने कहा। लेकिन यहाँ पर ये कि ये पंक्ति दी है, इसको ये मानना है इनका टीकाकारों का कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, ये वार्तिक नहीं है पहली बात। और एक लिंगानुशासनम का सूत्र है संख्या पूर्वा रात्रि, अर्थात संख्या पूर्व जो रात्रि है वो तो नपुंसक में ही उसका प्रयोग होता है। तो ये जो है सूत्र के द्वारा रात्रि शब्द अंत होने पर जहां पुंस तो प्राप्त था, उसका ये बाधक वचन था जो है लिंगानुशासन में। तो उसी को कल्पित करके दीक्षित जी ने ये पंक्ति पढ़ दी है, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। ठीक है, ये कोई वार्तिक आर्तिक है नहीं, क्योंकि भाष्य शास्त्र में कहीं उपलब्ध हुआ नहीं है। तो संख्या पूर्व यदि रात्रि है तो उससे क्लीब में अर्थात नपुंसक लिंग में ही रखना है। तो आइए विग्रह क्या कर रहे हैं, कैसे द्वयो हो रात्रियो हो समाहार, ऐसा है तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह कर लेना, द्वियोश रात्रियोश। और जब तीसरी नाम रात्रि नाम समाहारा ये है यहाँ पर, तो त्रि शब्द है, त्रियाम रात्रिया, ये आप कर लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ जो आप करोगे समास तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसके द्वारा यहाँ पर समाहार द्विगु है, तो द्विगु आप कर लिए। और ये तो आपको करना है नपुंसक लिंग में ही प्रयोग। और ये आम ओस वगैरह जो विभक्ति है उनका लुक कर लेना समासत्वात, उस प्रक्रिया को आप जानते ही हैं। तो द्विरात्रम त्रिरात्रम ऐसा बन जाएगा। अब ये अकारांत तो भले ही है, लेकिन दुगु के विषय में आपको नियम याद वो भी रहे कि अकारांत जो दुगु होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये नियम है विशेष कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, अतः ये क्लीब में ही से प्रयोग करना है। तो द्विरात्रम त्रिरात्रम, ठीक है। और ऐसे ही नवरात्रम, नवरात्र चल रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, ऐसे ही नवरात्रम बना लेना इसी तरीके से। तो इतना विवेचन यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में अच प्रत्यय का किया गया है मित्रों। अच प्रत्यय के विषय में हम आपको इतना ही बताते हैं। अंत में जो कहे थे प्रमाण के स्वरूप में कुछ जो लिखा है सुधा व्याख्याकार ने, जिसकी चर्चा कर रहे थे, उसे आप देख लीजिए। और मैं जैसे कह रहा था, देखिए ये ये गोविंदाचार्य जी ने तो इसे वार्तिक ही मान लिया है। ये वार्तिक बिल्कुल भी नहीं है, वहमी व्याख्याकार ने इसका खंडन कर दिया है, पता नहीं कैसे लिखा। और मैं जो आपको दिखाता हूँ वो ये है, ये जो कहे हैं इन्होंने यहाँ पर रूप सिद्धि कोई खासी नहीं दे रखी है, अतः हम इसे अब पढ़ ही रहे हैं। जो मुख्य बात आपको दिखाने के लिए कही थी उसी को बताते हैं। यहाँ पर जो ये नियम आया रात्रान्नाहा पुंसी और संख्या पूर्वमिति, संख्या पूर्वमिति का वाला नियम यही है जो आप अभी मूल में पढ़े। और इन्होंने भी लिखा है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, ये नियम। और इस नियम के विषय में ये टीकाकार ये कहते हैं कि लिंगानुशासन सूत्र में दम, लिंगानुशासनम सूत्र है। प्रस्ताव लिंगानुशासनम का पूरा सूत्र क्या है वो मैंने बता दिया, लेकिन उसका परिवर्तित इन्होंने लिख दिया है रूप कौमुदीकार ने। कह रहे न तो अष्टाध्यायी स्थम नापि वार्तिकम, ये अष्टाध्यायीस्थ नहीं है तो ये कोई वार्तिक नहीं है, क्योंकि भाष्य दर्शनार्थ में भाष्य में देखा नहीं गया है। और ये जो है रात्र अन्नापुंसी इसका अपवाद है। ठीक है, फिर तो बाकी इन्होंने द्विरात्र रात्र इत्यादि की सिद्धि भी दे दी है।
ये वाली व्याख्याकार को मैं नहीं आज देख पाया, लेकिन ये कह क्या रहे हैं इसको आप लोगों के सम्मुख देख लेते हैं। रूप सिद्धि तो उन्होंने बढ़िया दी है सभी। तत्पुरुष समाज जैसे द्वयंगुलम की दे रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य इति प्रमाणार्थे मात्रच प्रत्यय विवक्षिते। मात्रच प्रत्यय तद्धिति की विवक्षा होने पर तद्धितार्थोत्तर पद्धति सूत्रेण तत्पुरुष विशेषादुगु समासा। वाह, अच्छा लिखा है। तथा प्रकृत सूत्रेण अच प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद जो प्रकृत सूत्र है इससे अच प्रत्यय हो जाएगा। प्रकृत सूत्र का मतलब क्या है कि जो सूत्र अभी अच के लिए चल रहा है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, वो प्रकृत सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृत सूत्र का मतलब क्या होगा कि तत्पुरुषस्य अंगुलेः संख्या व्याधि। ये सूत्र में उसी का उदाहरण है, उसी में पढ़ा गया है। तो फिर आगे लगा प्रकृत सूत्र द्वय, तो अच प्रत्यय करते द्वि अंगुली अ, फिर अच प्रत्यय द्वि अंगुली ऐसा हुआ, इससे तीसरे से कर लो। द्विगोर नित्यमिति मात्रचो लोपे, इसका लोप हो जाएगा मात्रच का, क्योंकि प्रमाणमस्य अर्थ में मात्रच प्राप्त था। और द्वयंगुलम इति सिद्धम, ठीक है। ऐसे ही निर्गतम अंगुलिभ्य निरंगुलम प्रादि समासा। प्रादि समासा मतलब वही है, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या समासा। ये बढ़िया लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ा सा कह गए हैं, इस बात को इन्होंने देखा नहीं है, उसको ये वार्तिक लिख गए हैं। यहाँ पर एक तो ये तो इसको वार्तिक लिख रहे हैं। एक जो मूल में हमने नियम बताया था ना, जैसे द्वंद्व के विषय में जो आया था, निरंगुल, हाँ यहाँ पर ये आया था। अह सर्व, हाँ ये है अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम को ये वार्तिक मान करके इसकी व्याख्या की है, ठीक है। बल्कि अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थक को, इसको वार्तिक नहीं माना है किन्होंने, और अन्य टीकाकारों ने, ठीक है। उसको साधारण सा एक वचन मात्र ही माना है, ये कोई वार्तिक आर्तिक नहीं। तो इन्होंने लिखा है। और लेकिन ये दूसरा वाला जो है कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, इस बात को वार्तिक माना है कि नहीं, ये तो आगे देखेंगे इन्होंने, लेकिन इसको तो साफ साफ ये वार्तिक माना है। और हाँ, इसको भी कह रहे हैं ये वार्तिक। इन्होंने संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम को भी वार्तिक न क्लीबत्वम कहा है, तथा इनका भी चिंतनीय बनता है। ये बीवी मिरासी जी वाली पुस्तक है, लेकिन जो सिद्धांत थे वो मैंने आपको बता दिए इस विषय में, हम क्या माने इत्यादि वो सब। तो चलिए यही सब कह दिया, इसके बाद हमें आपको अग्रिम वीडियो में टच प्रत्यय पढ़ाना है, उसे आपको बताते हैं उसके बाद। जी सरोज कुमार जी क्या कह रहे हैं, बताएं। सर जो अहोरात्र, सर यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व? द्वंद्व समास है वहां पर, वो तत्पुरुष नहीं है। वहां पर मैं लिखा भी हूँ कि वो द्वंद्व के लिए है वो, ठीक है। तो सर जो द्विरात्रम, यहाँ पर द्विगु होगा तो हाँ वहां द्विगु है, वो तत्पुरुष संज्ञक ही है इसलिए, जी ठीक सर, है। तद्धितार्थोत्पत्ति समाहारी द्वारा होता है। तो चलो धन्यवाद। समापन करते हैं, अगले अच प्रत्यय को पढ़ना है इसके बाद हमें। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामः।